नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। क्या कोरोना की दूसरी लहर की तबाही से बचा जा सकता था? क्या कोरोना नियंत्रण के लिए जिम्मेदार एजेंसी आईसीएमआर के राजनीतिक इस्तेमाल की वजह से तबाही आई थी? ये सवाल इसलिए कि आईसीएमआर के लिए शोध करने वालों ने इस पर बड़ा खुलासा किया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ताओं का कहना है कि देश की शीर्ष विज्ञान एजेंसी ने प्रधानमंत्री मोदी के नैरेटिव में ठीक बैठाने वाली अपनी रिपोर्ट तैयार की और उसी तरह के निष्कर्ष निकाले। जिस शोधकर्ता ने आईसीएमआर को लेकर ये दावे किए हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि विज्ञान का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में किया गया। रिपोर्ट में वर्तमान और पूर्व सरकारी शोधकर्ताओं और दस्तावेजों के अनुसार कहा गया है कि मोदी के राजनीतिक एजेंडे को प्राथमिकता देने के लिए विशिष्ट संस्थानों के वैज्ञानिकों को वायरस के खतरे को कम दर्शाने के लिए मजबूर किया गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार आईसीएमआर के लिए काम करने वाले उन वैज्ञानिकों के साथ ही शोध में शामिल डॉक्टर अनूप अग्रवाल ने कोरोना के प्रकोप को कम दिखाने वाली रिपोर्ट पर आपत्ति जताई थी। वह इसलिए चिंतित थे कि ये निष्कर्ष भारत को एक झूठी सुरक्षा की भावना में डाल देते। रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉक्टर अग्रवाल ने अक्टूबर में एजेंसी के उच्च अधिकारी के सामने अपनी चिंताओं को रखा, लेकिन जवाब में उन्हें फटकार मिली। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि शोधकर्ताओं और दस्तावेजों के अनुसार आईसीएमआर के वरिष्ठ अधिकारियों ने खतरा दिखाने वाले आंकड़े को छुपाया। शोधकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने वैज्ञानिकों पर एक और उस अध्ययन को वापस लेने के लिए दबाव डाला जिसने सरकार के प्रयासों पर सवाल उठाए थे। आईसीएमआर के लिए काम करने वाले वैज्ञानिकों के साथ ही शोध में शामिल डॉक्टर अनूप अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने अक्टूबर में अपनी चिंताओं को आईसीएमआर प्रमुख डॉक्टर भार्गव के सामने रखा। उन्होंने कहा ये उनके किसी काम की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भार्गव ने फिर एक अन्य वैज्ञानिक को बुलाया जिन्होंने डॉक्टर अग्रवाल के साथ अध्ययन के बारे में चिंता व्यक्त की थी। भार्गव ने उन दोनों को फटकार लगाई, जिसके बाद ही डॉक्टर अग्रवाल ने अक्टूबर में इस्तीफा दे दिया और बाद में वो अमेरिका चले गए। अब बाल्टीमोर में एक चिकित्सक के रूप में काम कर रहे डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि एजेंसी के साथ उनके अनुभव ने उन्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया था। केंद्र सरकार ने बदहाली से जूझ रहे दूरसंचार क्षेत्र के लिए कई रियायतों का ऐलान किया है। सरकार ने एक बेहद अहम फैसले में दूरसंचार क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से 100% विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। ऑटोमेटिक रूट से निवेश का मतलब यह है कि इसके लिए केंद्र सरकार या रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक ये व्यवस्था थी कि ऑटोमेटिक रूट से 49% निवेश की छूट थी, बाकी के लिए सरकार से अनुमति लेनी होती थी। इस फैसले को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका ऐलान किया है। बदहाली से जूझ रहे दूरसंचार क्षेत्र के लिए रियायतों के ऐलान में सबसे अहम है कि स्पेक्ट्रम फीस के बकाया के भुगतान के लिए 4 साल का समय मिलना। इस फीस के रूप में ही इन कंपनियों पर हजारों करोड़ रुपए का बकाया है। अब दूरसंचार कंपनियों के पास ये विकल्प है कि वे स्पेक्ट्रम फीस और उस बकाये पर लगने वाले ब्याज की कुल रकम 4 साल बाद चुकाएं। मंत्री ने यह भी कहा कि स्पेक्ट्रम यूज शुल्क को ठीक किया जाएगा। इसके साथ ही ये फैसला भी किया गया है कि नॉन टेलीकॉम बकाये को टेलीकॉम बकाये से अलग कर दिया जाएगा और उस पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल का समय भी बढ़ाकर 20 से 30 साल कर दिया गया है। आयकर विभाग ने फिल्म अभिनेता सोनू सूद के मुंबई व लखनऊ स्थित घरों पर व उनकी कंपनी के कार्यालयों का सर्वे किया है। सोनू सूद ने इसके कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के नेता व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और केजरीवाल ने उन्हें दिल्ली स्कूलों के मेंटोरशिप कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। बता दें, एक दिन पहले ही प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी किया था। सोनू सूद के यहाँ आयकर विभाग के सर्वे को आम आदमी पार्टी से उनके रिश्ते के साथ जोड़ा जा रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता आसिफ भामला ने इससे इनकार किया है। उन्होंने कहा कि आयकर सर्वे का इससे कोई मतलब नहीं है। कोई आदमी किसी से मिल सकता है, ये तो सिर्फ सर्च है, छापा नहीं। ये निश्चित जानकारी के आधार पर ही किया गया है। उन्होंने इसके आगे कहा कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो व्यक्ति दान पुण्य का काम करता है उसने कोई गड़बड़ी ना की हो। आयकर विभाग स्वतंत्र है और वह अपनी मर्जी से फैसला लेता है। भारत में अमीर और गरीब के बीच की खाई पहले से अधिक चौड़ी हो गई है और ये बढ़ती ही जा रही है। इसे इससे समझा जा सकता है कि सबसे धनी 10% लोगों के पास देश की कुल संपदा का 50% है। दूसरी ओर सबसे गरीब 50% लोगों के पास सिर्फ 10% जायदाद है। नेशनल सैंपल सर्वे के एक अध्ययन में ये पाया गया है।
इसके ग्रामीण इलाकों में संपन्न लोगों के पास कुल जायदाद का 80% हिस्सा है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली के पास जो भी ग्रामीण इलाका बचा हुआ है वहाँ जमीन की कीमत बहुत अधिक है। दिल्ली के गांव के सबसे गरीब 50% लोगों के पास सिर्फ 2.1% जायदाद है। अफगानिस्तान आर्थिक तबाही की कगार पर खड़ा है। खाने पीने की चीज़ों की घनघोर किल्लत है। सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। चारों ओर अफरा तफरी और निराशा का माहौल कायम है। सरकार कुछ कर नहीं रही है या करने की स्थिति में नहीं है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार तालिबानी लड़ाकों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। उनके खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। उनके रहने की कोई जगह नहीं है। ज़्यादातर लड़ाके अपने पास के बचे हुए थोड़े पैसे से किसी तरह खाने पीने का आधा अधूरा इंतजाम कर रहे हैं और बस किसी तरह जीवित हैं। स्थानीय लोग उन्हें दया कर कभी कुछ खाने को दे देते हैं। उनके रहने का कोई इंतजाम नहीं है, लिहाजा वो ट्रकों में सो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के दूत देबोरा लियोन ने तालिबान के कतर कार्यालय के उप प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनगज़ई और दोहा में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से मुलाकात की। इस दौरान अफगानिस्तान में मानवीय ज़रूरतों और सभी अफगानों विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर चर्चा की गई। टोलो न्यूज़ ने अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के हवाले से कहा है कि उन्होंने चुनौतीपूर्ण आर्थिक और विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए एक समावेशी सरकार के महत्व पर चर्चा की, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के साथ जरूरी मानवीय सहायता सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस साल भी पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि पिछले 3 साल से दिवाली के समय दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आगामी चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की तारीफ की है। एक टीवी इंटरव्यू में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीएसपी मजबूत है, लोगों को गलतफहमी है कि वो कमजोर हैं, आगे दिख जाएगा। ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। इस बार नियुक्ति के तौर तरीकों को लेकर रताड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि एक चयन कमेटी द्वारा चुनी और सिफारिश की गई सूची में से चुनिंदा नियुक्तियां क्यों की जा रही हैं। चयन कमेटी में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। अदालत ने देश भर के विभिन्न न्यायाधिकरणों में की गई नियुक्तियों को लेकर केंद्र को अवमानना कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इसने कहा कि अगर जल्द ही सिफारिश की गई सूची से नियुक्तियां नहीं की जाती हैं तो वह केंद्रीय अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू कर सकती है। पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चेताया था कि वह अदालत के धैर्य की परीक्षा न ले। उसने सरकार को इन नियुक्तियों के लिए 2 हफ्ते का भी समय दिया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन ने कहा है कि क्या केंद्र सरकार को कोविड टीकाकरण के मोर्चे पर शुरू में कथित खराब प्रदर्शन के लिए देशद्रोही कहा जाएगा, लेकिन आप कहते हैं कि ये गलती है और लोग गलतियां करते हैं। पूर्व गवर्नर एनडीटीवी से बात करते हुए आईटी कंपनी इन्फोसिस द्वारा टैक्स फाइलिंग वेबसाइट में कुछ गड़बड़ियों को ठीक नहीं कर पाने के लिए 5 जन द्वारा किए गए हमले पर बोल रहे थे। इसके साथ ही रघुराम राजन ने जीएसटी को लेकर भी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि जीएसटी को सही तरीके से शुरू किया गया था, इसे बेहतर किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि लेकिन उन गलतियों से सीखें और इसे अपने पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए एक क्लब के रूप में इस्तेमाल न करें। बता दें, हाल ही में आरएसएस से संबंध रखने वाले 5 जन ने इन्फोसिस पर छपे एक लेख में इसको देश विरोधी कहने की कोशिश की थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।